देखिए, एक क्वेश्चन रह गया था, शायद मैंने किया नहीं था डिस्कस। ठीक है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो मलिक कफूर को कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मलिक कफूर था उसको गुजरात विजय के दौरान मिला था ना, उसको गुजरात में। तो उसको जो है वो खरीदा गया था। ठीक है, गुलाम था एक तरह से वो, उसको खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1000 दिनारी, 1000 दिनारी के नाम से किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? मलिक काफूर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको कहा जाता है कि इसको 1000 दिनार में खरीदा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए 1000 दिनार इसको कहा। बाकी तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिवेन्यू रिफॉर्म्स, ठीक है, जो मार्केट रिफॉर्म्स थे वो अलाउद्दीन खिलजी के हमने देखे थे, पढ़े थे। ठीक है, जिसमें बहुत सी चीजें हमें पड़ी हुई थी, जैसे दाग और चेहरा प्रथा थी। ठीक है, मुस्तक राज स्पेशल पोस्ट जो क्रिएट की थी उसने फॉर दी पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें की थी। चलिए, अब देखिए सक्सेसर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की अगर मृत्यु कब हुई थी? 1316 में, 1316 में। और जो मलिक कफूर है, मलिक कफूर जिसको मैं बोल रहा हूँ 1000 दिनारी। ठीक है, तो मलिक कफूर को दूसरे नाम से 1000 दिनारी के नाम से जानते थे। 1000 दिनारी ने क्या किया था? उसको जो मतलब वहां का साम्राज्य है वो अपने हाथ में लेना चाहा। ठीक है, उसको सीज करना चाहा, बट वो ऐसा नहीं कर पाया। ठीक है, क्यों नहीं कर पाया था? बिकॉज जो अलाउद्दीन का बेटा था, ठीक है, उसने जो है उसको मार दिया। और वो बाद में किंग बनता है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा ही, बट वो शिहाबुद्दीन था उसका नाम। तो वो थोड़े दिनों बाद ही उसको 1320 में ही उसको जो है वो नसीरुद्दीन शाह मार देता है। मैंने एक नाम लिया था आपको कि उसके अलाउद्दीन खिलजी के 2 कमांडर इन चीफ थे, एक तो था मलिक कफूर और एक था गाजी मलिक। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो गाजी मलिक जो था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, ठीक है, जिसने उसको मजबूत किया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो लीडर था, कमांडर इन चीफ था गाजी मलिक, वही अब पिक्चर में आएगा। तो नेक्स्ट वन जो है आज का वो है द तुगलक डायनेस्टी। देखिए, दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश और सबसे ज्यादा सबसे लंबा टेन्योर कंप्लीट करने वाला ये वंश था, तुगलक वंश। अब देखिए इनका जो टाइम पीरियड है वो याद होगा आपको, 1320 से लेकर लगभग 1414। मतलब ये जो 94 साल का समय है, दिल्ली सल्तनत इस वंश के अधीन थी। ठीक है, दिल्ली अंपायर, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414। फाउंडर कौन थे? देखिए फाउंडर इसके वही बने जो इसका अलाउद्दीन खिलजी का ही कमांडर इन चीफ था। हालांकि इंटेंशन किसकी थी? मलिक कफूर की। मलिक कफूर को उसके बेटे ने मार दिया था, शमसुद्दीन ने। बट ये जो नाम है शहाबुद्दीन, ठीक है, इसने मारा था, शमसुद्दीन ने शहाबुद्दीन। बट ये जो गाजी मलिक है, इसने इस वंश की स्थापना कर दी थी। और इसने जो है वो जब राजगद्दी पे बैठा तो इसने किस नाम से, किस टाइटल से जो है वो बैठा था?
गाजी मलिक को ही हम क्या बोलते हैं, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन नाम से पहले भी आपने एक राजा पढ़ा है, पता है कौन सा? बलबन का, गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। ये गियासुद्दीन तुगलक बन, तो गाजी मलिक और गियासुद्दीन बलबन कोई दो नाम नहीं है, ठीक है, मतलब दो आदमी नहीं है, ये एक ही है। बट इसने जब दिल्ली सल्तनत की तुगलक वंश की स्थापना की तो इसने अपना नाम, अपना टाइटल गियासुद्दीन तुगलक कर लिया, ठीक है। था ये गाजी मलिक ही, तो गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक एक ही आदमी है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। और दी, अब ये भी कौन सा मैंने बताया था वंश, ठीक है, टर्किश, ठीक है। जो हमने खिलजी पढ़ा, जो हमने स्लेव वंश पढ़ा, ये टर्किश ओरिजिन के, ठीक है। अभी तक ये तीनों वंश जो है वो टर्किश ही हैं, टर्किश लोग ही हैं सारे। तो ये तो पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने, ठीक है, गाजी का टाइटल लिया था, ठीक है। अब देखिए गाजी का टाइटल, गाजी क्या होता है? गाजी का मतलब होता है जो युद्ध मैदान पे विनाश करता है, ठीक है। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी मलिक, ठीक है, इसका नाम। और इसको क्यों कहा जाता था गाजी? बिकॉज इसने ये जो टाइटल है, ये जो उपाधि है, ये गाजी धारण भी की थी। और गाजी का मतलब होता है एक्चुअली, गाजी का मतलब है कि जब युद्ध भूमि है, रणभूमि है, उसमें विनाश कर देने वाला, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं कि क्या मतलब होता है, ठीक है, युद्ध भूमि में, रणभूमि में विनाश करने वाला। अब देखिए अलाउद्दीन, जो अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी, लाइक उसने स्पाई सिस्टम बनाया था, है ना, स्पाई सिस्टम को उसको रीऑर्गेनाइज करवाया था, दाग चेहरा प्रथा बनाई थी, फिर उसने परमानेंट आर्मी रखी थी, उसने उनको कैश में पेमेंट्स की, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी किसमें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, तो इसने जो है उनको लिबरलाइज कर दिया, ठीक है। जो भी उसने अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव नीतियां थी, पॉलिसीज थी, उसमें इसने सुधार क्या किया? लिबरलाइज किया, मतलब उसको उदार कर दिया, थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट थी, उनको जो है वो उन्होंने क्या कर दिया? उदारवादी, मतलब थोड़ा सा लिबरल कर दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो उसने जैसे आपको पता होगा उस टाइम पे अगर कृषि एग्रीकल्चर के लिए, अगर एग्रीकल्चर में दिक्कत आती थी लोगों को, तो उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ज्यादा फोकस किया, ज्यादा एम्फेसाइज किया कि भाई हम कैनाल्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, ठीक है। देखिए ये तुगलक वंश है, ये कहीं ना कहीं आपको कोई भी राजा होगा इसका, ये कैनाल्स बनवाएगा, ठीक है, ये कैनाल्स बनवाते हैं, कैनाल्स मतलब नहरों का निर्माण करवाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, ताकि सिंचाई की सुविधा हो और लोगों को जो है वो सूखे से ग्रस्त जो जमीनें हैं उसमें कृषि अच्छी मिले, है ना, सिंचाई की सुविधा मिले। इसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो कैनाल से ही वो करवाई गई थी ताकि फेमाइन से, ठीक है, सूखे से बचा जा सके, सूखे से निजात पाई जा सके। और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज थी वो भी इसने लिबरलाइज करवाई थी। मतलब बोलने का ये है कि जैसे उसने जो स्ट्रिक्ट कदम उठाए थे, ठीक है, वही ये होगा, दाग चेहरा प्रथा होगी, इसकी तरह जो है वो इसने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए थे, ठीक है, इतने ज्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं था, इसने इसको लिबरलाइज कर दिया था। और साथ में लैंड मेजरमेंट सिस्टम मैंने बताया था आपको उस टाइम पे, बीघा बिस्पा, तो जो लैंड, ठीक है, जो मेजरमेंट सिस्टम था इसमें इसने
बटाई सिस्टम जो है वो कर दिया था। बटाई का मतलब शेयरिंग, ठीक है, मतलब बांटना, ठीक है, शेयरिंग करना। बटाई सिस्टम मतलब शेयरिंग करना। तो फसलों की जो क्रॉप्स की शेयरिंग थी वो उसने शुरू कर दी, ठीक है। देखिए फसलों की शेयरिंग का मतलब क्या है? फसलों की शेयरिंग का मतलब है जो लैंड मेजरमेंट होती थी, जैसे बीघा बिस्बा वो रखी, तो उसने वही सिस्टम तो वही था, बट इसने जो है वो शेयरिंग ऑफ क्रॉप्स, बोलने का मतलब ये है कि इसने शेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो इसने बोला हम रखेंगे और हाफ ऑफ द पोर्शन आप रखो, तो मतलब एक फिक्स था उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें क्या था, फिक्स था, शेयरिंग नहीं थी उसमें, उसमें शेयरिंग नहीं थी, उसमें फिक्स था, जो मर्जी हो जाए 50% तो हमें चाहिए। बट इसने जो है ना कृषि के लिए लोगों की, जो किसानों की पीड़ा भी समझी। क्या समझा कि अगर सूखा होगा, ठीक है, तो कृषि जो है क्रॉप्स फसलें जो है वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए इसने कैनाल्स बनवाई। उसके लिए उसने क्या किया, शेयरिंग करना शुरू कर दिया। शेयरिंग का मतलब हो गया कि जैसे जितना होगा उतना उसका परसेंटेज उसने तय कर दिया, ऐसा नहीं है कि फिक्स थी, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी की प्रोसेस थी उसमें तो उसने फिक्स कर दिया कि 50% हो चाहे जितना मर्जी, ठीक है, चाहे वो जितना भी निकलेगा उसका आधा हिस्सा में। बट यहाँ पे इसने बोला कि नहीं, ये तो बटाई सिस्टम जो है वो चलेगा, ठीक है, मतलब शेयरिंग ऑफ क्रॉप्स। तो ये बटाई सिस्टम किसने चलाया था और क्या था, ये आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। ये था ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है, शेयरिंग ऑफ क्रॉप्स। बाकी कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, ये भी एक पॉइंट बनता है। सूखे से निजात पाने के लिए, कृषि सुविधा देने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो इसका बेटा था, ठीक है, अब इसके बेटे का नाम ध्यान से पढ़ना आपने, क्योंकि ये बेटा अगला राजा बनेगा। ये जो बेटा है इसका नाम है जॉन खान, ठीक है, सन जॉन खान। देखिए जॉन खान ही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइटल से बैठे, देखिए इनके नाम तो अलग होते थे, बट जब ये राजा बनते थे जो फेमस नाम होते थे टाइटल इसके अलग होते थे। जैसे गाजी मलिक जो था वो ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइटल पे बना, और जिसका बेटा था जॉन खान वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठेगा राजगद्दी पे। तो जॉन खान जो था इसने अपने बेटे को, ठीक है, इस मतलब जो ग्यासुद्दीन तुगलक है इसने अपने बेटे जॉन खान को, ठीक है, ये जो जॉन खान है इसको भेजा था, ठीक है, कहाँ भेजा था, साउथ में। जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी में भेजा था अटैक करने, सेम उसी वे में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है वो दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, वो साउथ के इलाके, साउथ के जो छोटे छोटे थे उनको भी कैप्चर करना चाहते थे। तो इसने भी अपने बेटे जॉन खान को जो है वो साउथ भेजा था, और साउथ में स्पेशली कहाँ, तो इन वारंगल, ठीक है। और वारंगल में आपको बताऊं, मैंने एक वंश बताया था आपको, काकातिया, याद होगा, ठीक है, काकातिया वंश। तो ये जो वंश है काकातिया, ये वारंगल और वारंगल आज आपका आंध्रा तेलंगाना का एरिया, ठीक है, खासकर आंध्र प्रदेश में। तो वहां पे जो वहां की अथॉरिटी है वारंगल की, काकातिया वंश को रीएस्टैब्लिश करने के लिए उसने भेजा था। और साथ में एक और बताया था मैंने आपको, मदुरई, कौन सा वंश, मदुरई पांड्य वंश, ठीक है। तो ये देखो साउथ के दोनों, एक आंध्रा का एक मद्रास, वारंगल और मदुरई, काकाटिया और पांड्य वंश को कहीं न कहीं रीएस्टैब्लिश करने के लिए अपना बेटा जॉन खान उसने। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसने किसको कहाँ भेजा, ठीक है। और देखिए ये जो नाम है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जॉन खान को
दक्षिण में वारंगल मदुरई, ठीक है, भेजा था ककाती और पांड्य वंश के ऊपर, ठीक है, रीएस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। अब देखिए होता क्या है, जब ये जॉन खान, ये जो पढ़ा भी आपने, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप एक वंश आएगा आगे साउथ का, संगम वंश, जिसमें आप पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो उसमें हम्पी वगैरह जो कर्नाटक की, तो ये सारी जिस चीजें पढ़ते हैं हम, उसमें आता है एक संगम वंश, तो उसमें ये चीज फिर से वापस आएगी, ठीक है, क्योंकि संगम वंश के जो फाउंडर थे उससे साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना, आगे फिर जब हम उसको करेंगे तो वो कनेक्ट होगा इस चीज को। अब देखिए ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने दिल्ली के पास, आपने सुना होगा तुगलकाबाद, सुना होगा किसी ने, ठीक है, वहां पे रेलवे के इंजन है, वहां पे लिखा भी होता है तुगलकाबाद, ठीक है, सुना है किसी ने? He built the city of तुगलकाबाद। तुगलकाबाद कहाँ है? तो ये है दिल्ली के पास, नियर दिल्ली, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि तुगलकाबाद की जो शहर है, सिटी है, उसको स्थापित किसने किया, किसने बनाया था उसको, तो ये यही थे गयासुद्दीन तुगलक, और इसी तुगलकाबाद को उन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया, इसी को ही कैपिटल बना लिया, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जब से मोहम्मद गोरी आया था, तब से यहाँ पे सूफी संत भी आए थे, सूफी संतों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, सूफी संत, मगर जो ये है सूफी संत, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, तो शेख, फेमस सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था इसके बारे में, ठीक है, कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली इज फार अवे, ठीक है, ये किसने कहा था, इसके कंटेक्स्ट में कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना है आपने, तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा था, सूफी संत थे, सूफी सेंट, नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया, ये कुछ फेमस चिश्ती वंश के, देखिए सूफी संत के वंश अलग अलग हैं, ठीक है, ऑर्डर्स, सिलसिले जिसको कहते हैं वो अलग अलग है, तो ये चिश्ती वंश के हैं, बहुत फेमस, और बहुत चिश्ती जो सिलसिला था वो दिल्ली के आसपास जो है देखने को मिला। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, इन्होंने कहा था, he said that कि दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली इज फार अवे, दिल्ली अभी दूर है, ये दिल्ली बहुत दूर है, ये किसने कहा था, इसके रिगार्ड में। अब क्यों कहा था, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल तुगलकाबाद को एस्टेब्लिश कर दिया था, और इसी रिगार्ड में, इसी संदर्भ में इसने जो है वो निजामुद्दीन औलिया कहा, दिल्ली इज फार अवे, ठीक है। अब ये क्यों कहा था, देखिए होता क्या है कि ये जो गुरु है, एक तरह से गुरु है, और इनको मानते थे, इनके जो ये थे जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा, मतलब सुल्तान बने, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सूफी संत के प्रभाव में थे, ठीक है, ये भी इसके प्रभाव में थे, उन्होंने ये टाइटल, ये मतलब ऐसे बोला था इन्होंने, दिल्ली इज फार अवे, ठीक है, क्योंकि इसने कैपिटल जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी थी। इसके अलावा 1320 में ये बना था, और 1325 में इसकी डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, 5 साल तक का इसका टेन्योर देखा गया, ठीक है, और एक नाम आता है 1325 में,
जो आया था यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। इबन बतूता, सुना होगा नाम ये इबन बतूता। जी सर। 1325 में भारत आया था। इबन बतूता कहाँ का ट्रैवलर था, ये भी पूछा जाता है। मोरक्को। ठीक है, अगर आप देखेंगे मैप में कि मोरक्को कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये? नॉर्थ अफ्रीका में सर। हाँ बिल्कुल, अफ्रीका में है, बिल्कुल टॉप पे है, अफ्रीका के बिल्कुल टॉप पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पेन से, ठीक है, स्पेन से ये लगता है, जो हमारा स्पेन है यूरोप में, ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो मोरक्को देखने को मिलेगा, अफ्रीका का टॉप का। अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहां से आया था ये इबन बतूता। ठीक है, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मोरक्कन ट्रैवलर का कहाँ का था, तो मोरक्कन, ठीक है, मोरक्को का था। ये भी आता है किसके टाइम पे आया था। देखिए वैसे तो ये 1325 में आया था, पर 1325 में उस टाइम ये मर चुका था और उस टाइम पर किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि किसके टाइम पे आया था, जॉन खान। और जॉन खान किसका नाम बताया मैंने? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने टाइटल लिया था, ऐसे उसका नाम जॉन खान ही था जो उसका बेटा था। ये 25-26 साल रहे मोहम्मद बिन तुगलक का जो टेन्योर है, 1325 से क्या, ठीक। बट ये जो बनता है ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक फिलोसफर माना जाता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। मगर होता क्या है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पॉलिसी बनाता था, कोई नीति बनाता था, कोई डिसीजन लेता था, तो वो उल्टा पड़ जाता था। ठीक है, अब उल्टा क्यों पड़ता था, क्योंकि हो सकता है कि ये ज्यादा ही अपना दिमाग लगाता हो। ठीक है, और इसने बहुत सी चीजें, बहुत से फैसले ऐसे किए, इसमें से 5 बहुत मेजर फैसले जो कि उसको, उसके काल को, उसके टेन्योर को बना देते हैं, उसके शासन काल को बिल्कुल जीरो। ठीक है, और इसीलिए उसको जो है वो पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है, बहुत पढ़ा लिखा था मगर निकला तो मूर्ख। ठीक है, अब वो क्यों, क्योंकि उसके जो डिसीजन थे वो बहुत ही खराब साबित हुए फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो जॉन खान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठा 1325 में, और मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग था दिल्ली सल्तनत के इसमें, जो कि दिल्ली में बैठा था। मगर अब देखिए इसकी जो एक प्रसिद्धि है, ठीक है, फेम है, वो बहुत कुछ है, बहुत सब्जेक्ट्स में मास्टरी थी इसकी, लाइक इसको बहुत सी भाषाएं भी आती थी, पर्शियन, अरेबिक, हिंदी, उर्दू, सब कुछ आता था इसको। ठीक है, मगर इसकी जो, जैसे आप फिलोसफी, मैथ्स, मेडिसिन, सब कुछ का नॉलेज था इसको, तो इससे मार कहाँ खाई इसने। देखिए इसका जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेटिव माइंड था इसका, वो हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक नहीं बैठा, क्योंकि वो बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहता था। ठीक है, बिकॉज वो मानता था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि इस सारी चीजों को मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी करता था हर काम, और ये जो जल्दबाजी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है इसके लिए, बट इसने जो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी सक्सेस पाने के लिए जल्दबाजी की। एंड हिज 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो इसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थे वो 5 थे, और वो कौन कौन से? 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और ये 5 ही गलत कैसे साबित हुए वो हम देखें। सबसे पहला 5 है इसके, तो सबसे पहला जो है वो इसने किया था
टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स लगाती है, टैक्सेशन इन द 1326 आते ही। अब देखिए टैक्सेशन जो है दोआब में, दोआब बताया था मैंने, ज्योग्राफिकल टर्म है। दोआब का मतलब क्या आता है? दो नदियों के बीच का, जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे दो नदियां मिलती है, जहाँ पे दो नदियों का एरिया है, ठीक है, एक तरफ से एक नदी, दूसरी तरफ से दूसरी नदी मिल रही है, ठीक है, जैसे चंद्रभागा, तो ये जो है वो दोआब का एरिया। जैसे अब देखिए दोआब दिल्ली के आसपास का एरिया है ये सारा, ठीक है, जहाँ पे यमुना और छोटी मोटी लाइक आपका घग्गर, ठीक है। तो टैक्सेशन जो है सिस्टम यहाँ पे इसने शुरू कर दिया 1326 में। हुआ क्या था, देखिए जो इसके फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, वो उसने सबसे पहले यहाँ पे वो तरह से अप्लाई कर दिया। इसने क्या किया, गंगा और यमुना और घग्गर, ये जो नदियां हैं, इनके आसपास में फसल बहुत अच्छी होती थी, क्रॉप्स बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि पानी बहुत अच्छा था अवेलेबल वहां पे। तो इसने क्या किया कि ना सिर्फ रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ाया, बट इसने जो है वो सारे सिस्टम को ही रिवाइव कर दिया, ठीक है, जो इसने एक तरह से नया सिस्टम बना दिया टैक्स का, ठीक है। सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, बढ़ाया तो था ही इसने, बट इसको इसने चेंज भी कर दिया, एक रिवाइव भी कर दिया सिस्टम को। जिससे क्या हुआ, इसने कुछ एक्स्ट्रा सेस लगा दिए। आपको पता होगा ये सेस मैंने पहले भी टर्म्स लगाई, तो जो कि इसने सोचा कि भाई सेसेस लगाने से क्या होगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने से क्या होगा, फसलें तो उगाएंगे किसान, ठीक है। और देखो कोई भी बंदा है जो फसल उगाएगा, तो उसको क्या होगा कि वो हमें फसल उगाएगा, तो उसमें हमारा हिस्सा तो फिक्स आएगा ही आएगा, हमें भी तो आएगा कुछ, तो उसके ऊपर सेस लगा, ठीक है। मतलब जैसे माना कि 30% ही हमने लेना, तो उसके ऊपर कुछ हम सेस लगा देंगे। तो उसने बढ़ाने की कोशिश की और सेस का कंसेप्ट लेके आ गया। अब ये जो सेस का कंसेप्ट है वो ठीक है, आज भी चलता है, बट उस टाइम पे वहां पे फिट क्यों नहीं बैठा, क्योंकि एक तो पहली बात, कोई भी लोग होंगे जो एकदम से सेस वगैरह लगा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, तो वहां पे लोग जो है अगेंस्ट हो जाएंगे, विरोध में आ जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे सिंचाई की इतनी सुविधा थी नहीं, ठीक है। अब देखिए पानी तो अवेलेबल था, मगर उसको पहुंचाना, ऐसे थोड़ी बाल्टी से भर के ले जाना है, तो उसमें कैनाल्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, उसको पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया था। उसने इस चीज के ऊपर काम किए बिना ही उसने सेसेस लगा दिए, टैक्सेशन कर दिए, जो कि सिस्टम को रिवाइव कर दिया। तो ये इल एडवाइस, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी एडवाइस नहीं थी ये, ठीक है, खराब साबित हुई। क्यों? क्योंकि शीघ्र ही जो ये वाला साल था उसमें देखने को मिल जाता है पैमाइन, ठीक है। अब इसकी किस्मत दोष भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल तरीके से ये गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि इसने क्रॉप्स के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए, सेसेस लगा दिए, बट पैमाइन पड़ गया, ठीक है। इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि पानी जो है वो इजिली अवेलेबल करा सके, तो फेमाइन पड़ गया, तो फसलें तो बिल्कुल खत्म हो गई, लोगों को खुद खाने को नहीं बचा, तो इसको क्या देना। तो फेमाइन का मतलब क्या है, सूखा, ठीक है, अकाल जिसको बोलते हैं। अगर वो पड़ जाए तो उसके लिए सिंचाई की जरूरत थी, सिंचाई के लिए इसने काम किया नहीं था, और फिर ये गलत साबित हो गया, ठीक है। तो पहला तो ये था जो बिल्कुल औंधे मुंह गिर गया, ठीक है। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल। देखिए इसके दो कारण है ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल, ठीक है। एक तो मुख्य कारण था कि उस टाइम पे मंगोलों का अटैक भी हो रहा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मंगोलों के साथ उलझना नहीं चाहता था। हो सकता है वो डरता हो सकता है वो हारने का डर हो उसको, या फिर वो उसको इग्नोर करना चाहता हो। तो उसने क्या किया कि ट्रांसफर जो है वो अपनी कैपिटल कर दी,
ठीक है, कैपिटल कहाँ कर दी, तो और ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप था इसका, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। देखिए ट्रांसफर जो है इसने अपनी कैपिटल कर तो दी, इसका दूसरा कारण भी था कि ये चाहता था कि वो दिल्ली से अलावा, दिल्ली में तो हम सेटल है ही, दिल्ली में तो हमारा रहेगा ही, ठीक है, ये तो हमारा ही एरिया है, मगर साउथ में भी तो जाना है हमें, ठीक है। अब देखिए साउथ की तरफ सभी नहीं गए, तो ये भी क्या करेगा, अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर देता है, देवगिरी बोले या देवगिरी, ठीक है, एक ही बात। तो और इसने सिर्फ देवगिरी शिफ्ट की नहीं थी, ये महाराष्ट्र में इसने नाम भी बदल दिया, ठीक है, इस जगह का नाम भी इसने बदल दिया दौलताबाद। He changed his capital from Delhi to Devgiri and also changed the name देवगिरी से दौलताबाद, देवगिरी से दौलताबाद इसने इसका नाम कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसने सिर्फ इतना ही किया, पर कारण क्या था वो मैंने बताया, एक तो मंगोलों के आक्रमण से बचना भी चाहता था, ये इग्नोर करना चाहता था, दूसरा ये कारण था कि अपनी जो कंट्रोल है उसको एस्टेब्लिश करना चाहता था साउथ में भी, ताकि वहां पे भी हम जो है वो मेरा मतलब अल्टीमेटली वही बात है ना कि अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था, अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता था। अब वो तो ठीक है, बट होता क्या है कि इसने बेवकूफी क्या की थी इसमें कि अपने आप तो इसने छोड़ा ही, मगर इसने लोगों को भी साथ ले गया, वहां पे हर किस्म के लोग, देखिए होता क्या है कि अपने साथ जो है जब बंदा को ट्रांसफर करता है कोई राजधानी, तो इसने हर टाइप के आदमी, ठीक है, धोबी नाई किसान जो भी उसके मतलब वहां पे थे घराने उसमें सिस्टम में, उनको साथ में ले गया। अब उन लोगों को जब साथ में ले गया तो वहां पे एस्टेब्लिश करना चाहा, बट वहां पे वो रह नहीं पाया, ठीक है। अब वो क्यों नहीं रहा, क्योंकि वहां पे जो है वो उसको साउथ में इतनी सफलता दिखाई नहीं दी, है ना, एक साल के अंदर अंदर, अब बहुत से कारण थे उसके लिए, तो वहां से उसको फिर से वापस आना पड़ा। बोलने का मतलब है उसने ट्रांसफर तो की, रीएस्टेब्लिशमेंट तो करनी चाहिए वहां पे, पर वो सफल नहीं हुआ, और उसने वो लोग लेके गया था, तो कितना खर्चा होता है सारे सिस्टम में, और फिर से उसको वापस, ये भी बहुत बेवकूफी वाला स्टेप माना गया, क्योंकि उसको अपना ही पॉलिसी उसको एक साल के अंदर चेंज करनी पड़ी, ठीक है। तीसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ठीक है। अब इसने फाइनेंशियल सिस्टम में एक और छेड़खानी की, मतलब जो करेंसी है, ठीक है, उसके लिए उसने टोकन करेंसी यूज की। अच्छा ये जो मैंने ऊपर बताया ये कब का था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, 1327, ठीक है, याद रखना ये पहले 1326 में क्या हुआ, टैक्सेशन लगा तो आपको, 1327 में कैपिटल ट्रांसफर हुई, 28 में वापिस आना पड़ा, 29 में इसने और दिमाग लगाया, ठीक है, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि मैं ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज होता है हमारा कांसा, ठीक है, कांसे के सिक्के जो है वो सिल्वर के सिक्कों की जगह यूज करूंगा, ठीक है, और वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब देखिए दिमाग तो इसने ठीक लगाया, मगर जो ब्रॉन्ज था वो एज कंपेयर टू सिल्वर महंगा, ठीक है, और इसने क्या किया कि इसने सोचा कि ठीक है सेम वैल्यू पे मैं बना दूंगा, बट इसमें जो है वो डुप्लीकेसी बढ़ गई, लोगों ने घर घर सिक्के बनाना शुरू कर दिए, ब्रॉन्ज को सिल्वर से ज्यादा इजिली जो अवेलेबिलिटी थी, उसने बोला कि इसको यूज करता हूँ, मगर उन्होंने उसकी डुप्लीकेसी शुरू की, मतलब मिंटिंग जो है उसकी बनाना कर दी। इससे क्या हुआ कि उसके राज में शासनकाल में जो है वो जाली फेक करेंसी जो है वो शुरू हो गई बल्ला, ठीक, तो इसने तो ठीक चाहा कि ठीक है जी मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ इंट्रोड्यूस, ठीक है, सिल्वर की जगह ब्रॉन्ज, क्योंकि उसको लगा था कि ब्रॉन्ज इसलिए अवेलेबल है, ठीक है, मगर इसकी जब
नकली करेंसी बनना शुरू होगी तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सिक्के देखने को मिल गए और वो डुप्लीकेट थे, लोगों ने बनाना शुरू कर दिए थे, जाली बनाते हैं ना, जाली करेंसी होगी। तो ब्रॉन्ज कॉइन शुरू करना इंस्टेड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर कॉइन जब थे इसके टाइम पे ऑलरेडी, तो इसने इसको टोकन करेंसी, अब टोकन करेंसी का एक सिस्टम होता है, टोकन का मतलब टोकन की तरह, तो उसको जो है वो एक जैसे हम सिक्के बनाते हैं उसी फॉर्म में, ठीक है, बट वो थोड़ा सा उसने टोकन की फॉर्म में बनाना शुरू कर दिया कि ये दिए जाएंगे उनको, तो वो उसकी नकली सिक्के बनना शुरू हो गए, जिससे जो है वो ये भी फेल हो गई, मतलब ये भी गलत साबित हो गया, ठीक है, इसको फिर से ही वापस करना पड़ा। इसके अलावा दो और है सिस्टम इसके, 1329 में ही एक है, लड़ाई थी ये खुरासन एक्सपीडिशन। खुरासन है आपका देखिए, खुरासन जो है ये इराक जो आपका, हाँ, ईरान इराक वाला इलाका है, इराक में पड़ता है ये, तो वहां पे इसने जो है वो खुरासन में एक अपनी ह्यूज आर्मी लगा दी, ठीक है, बहुत बड़ा जो बल है, फोर्स है, उसने आर्मी है वो लगा दी, ठीक है, और पर्पस क्या था इसका कि मैं इंडिया के बाहर, मतलब इस एरिया में आसपास में भी मैं मतलब अपना कंट्रोल पा सकूं, तो अंडर द विजन ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है, अपने आप को मैं बताऊं कि मैं इसको भी जीतूं, ठीक है, इस एरिया, तो खुरासन जो है इराक का एरिया, ठीक है, वैसे ही आपको अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर में मिलेगा, तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक ये वाला एरिया इसने जीतने के लिए किया था, लड़ाई की थी इसने, जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्मी लगा दी इस पर्पस के लिए, बट वहां पे हार ही मिली इसको, ठीक है, तो ये जो है ये भी लड़ाई हार गया और इसने इस पे बहुत ज्यादा खर्चा किया था, ठीक है, बहुत बड़ी आर्मी लगाई थी जो कि गलत साबित हुआ क्योंकि हार गया, वहां पे जीत नहीं पाया, ठीक है, और एक है आपका, एक और लड़ाई लड़ी थी इसने, कराची एक्सपेडिशन। अब ये जो एक्सपेडिशन है, ये जो लड़ाई है, कराची जो है आपका वो कुमायूं हिल्स है, ठीक है, जो कुमायूं पहाड़ियां हैं हिमालय की, नेपाल का एरिया, वहां पे इसने की थी ये, ठीक है, तो कराची जो है वो कहाँ है ये पता होना चाहिए, कुमायूं, कुमायूं हिल्स, कुमायूं हिल्स है नेपाल, तो वहां पे इसने ये तो किया 1330, मगर यहाँ पे भी वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है, अब क्यों नहीं सफल हो पाया, क्योंकि यहाँ पे नेपाल के साथ चाइना का एक बॉर्डर था, तो इसका मकसद था कि मैं चाइना को कहीं ना कहीं, चाइना की तरफ जो है वो बढ़ूं, ठीक है, नेपाल के साथ बॉर्डर चाइना का, तो चाइना के साथ बढ़ूं, चाइना के आगे अपने कब्जे को करूं ऊपर को, तो बट अटैक जो था वो सक्सेसफुल तो हुआ, बट ठीक है, बट होता क्या है कि जब इसने अटैक किया तो उस टाइम पे था रेनी सीजन, है ना, मानसून, बारिश वर्षा का समय था, तो रेनी सीजन में जो है वो आपको पता होगा कि जैसे रेनी सीजन होता है तो उसमें जो है वो अटैक करना इतना इजी नहीं रहता, ठीक है, घोड़े वगैरह जो भी आर्मी है वो उस हिली रीजन में, अब देखो बात क्या है कि रीजन हिल है, ठीक है, मायूं हिल्स है, तो वहां पे कैसे सफल रहेगा ये चीज, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पे भी हो गया उसका, और जो इन्वेडर्स थे, जो अटैकर थे, वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से जख्मी हुए यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, फाइनली इसको कुछ खास हाथ नहीं लगा, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो इसने सफलता पाई इसमें, बट अल्टीमेटली जो वक्त था, ठीक है, रेनी सीजन था, उसकी वजह से इस पहाड़ी में इतनी सफलता नहीं, तो ये जो 5 प्रोजेक्ट थे एम्बिशियस थे, बहुत अच्छे भी थे अगर ये सफल होते, मगर पांचों के पांचों अच्छे साबित नहीं हुए, इसीलिए इसको कहा जाता है मूर्खों का सरदार, ठीक है,
अब मूर्खों का सरदार इसलिए भी क्योंकि इसने जो भी काम किए नेचुरल पे से भी वो उल्टे पड़ गए और कुछ इसकी भी गलती थी, जल्दबाजी की। ठीक है। अच्छा, इसने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीवाने को ही। ठीक है। जब भी इस तरह के डिपार्टमेंट आएंगे तो आपको ध्यान रखना है दीवाने अर्ज, दीवाने वजारत, ठीक है, दीवाने को ही, आगे भी आएंगे। तो ये किसने किए, क्या है, किससे इंट्रोड्यूस किए थे और क्या इसके बारे में तो पता होना चाहिए। अब देखिए दीवाने को ही जो है इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक तो बात पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर का विभाग है, ये कृषि विभाग है, एक नया कृषि विभाग है दीवाने को ही, और ये सेटअप किया गया था इनके द्वारा। ठीक है। और अब देखिए इसमें जो है इसने स्पेशली इसको जो है वह एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बना दिया। अब क्यों? क्योंकि इसको पता था कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइम चीज है, अगर ये नहीं होगा तो हमें ना तो टैक्स आएगा ना तो हमें खाना मिलेगा। ठीक है। तो इसने क्या किया था कि दीवाने को ही एक सिस्टम बना दिया, अलग से डिपार्टमेंट डेडिकेटेड बना दिया ताकि इसके ऊपर फोकस किया जा सके, क्योंकि जो भी इसने असफलता देखी 1326 में उसको रिकवर किया जाए, उसको। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बताया इब्न बतूता जो आया था इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एक इसने अपना ट्रेवलॉग लिखा। ठीक है। ट्रेवलॉग होता है यात्रा वृतांत, कि कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ से कब आया और कैसे पहुंचा, वो कि ट्रेवलॉग मतलब जो उसकी ट्रेवलिंग है उसके किस्से जो है उसने लिखे। वो जो लिखे थे मोरक्कन ट्रेवलर, ठीक है, वो थे, उसको उसने नाम दिया था रेहला। ठीक है, रेहला या रहला, इसका सफरनामा भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेवलोग को हम यात्रा वृतांत या सफरनामा, कि कैसा उसका सफर रहा, कैसी उसकी ट्रेवलिंग रही, वो रेहाला में या रहला में देखने को मिलता है। तो ये रेहाला क्या है? सफरनामा जो उसने लिखा। ठीक है। तो जो भी उसने लिखा वो रेहाला नाम की एक पुस्तक है, सफरनामा के नाम से वही बताई गई है, जिसने अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो उसका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहा वो उसने किया। तो इब्न बतूता किसके टाइम पे आया, कहाँ से आया, ठीक है, और कब आया, और ये रेहाला क्या है और इसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मोहम्मद बिन तुगलक की ये कहानी आपको याद रखनी है। और एंड में ये मर कहा था, he died in थट्टा। थट्टा है सिंध में, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। ठीक है, आज का सिंध प्रोविंस, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक लड़ाई के दौरान ही वहां पे क्या था। ठीक है, टर्किश स्लेव जो थे, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट जो है वो उन्होंने कुछ जंग छेड़ी थी, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कौन कौन थे वो, बट ये है कि इसका नाम याद होना चाहिए, सिंध में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी मर गया। अब जो इसका नेक्स्ट जो शासक होगा दिल्ली का वो है फिरोज शाह। अब देखिए ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेगा और है भी थोड़ा बहुत। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे सक्सेस जरूर मिली, क्योंकि इसने अपने भाई से, इसका रियल भाई नहीं था ये इसका कजन था। ठीक है, कजन था इसका फिरोज शाह तुगलक, और इसने जो भी प्रॉब्लम्स देखी थी अपने भाई के समय पे, अपने कजन के समय की,
उनको रिजॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, ठीक है। एंड इसीलिए इसको जो है वो इंटेलिजेंट भी माना गया, क्योंकि इसने जो गलतियां की थी इनके टाइम पे उसको सॉर्ट आउट करा, उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है, इन्होंने, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को टूटने से बचाया। दिल्ली सल्तनत को अपने वंश खत्म होने से पहले इसने बचा लिया था, ठीक है। तो तुगलक वंश का सेवक भी कहा जाता है इसको। तो इसने जो है बहुत से काम किए, ठीक है। इसने सबसे पहला काम किया था इक्ता सिस्टम, सुना होगा आपने। इसने किया था शुरू ये इक्ता सिस्टम। पर हाँ जी, इल्तुतमिश ने, ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था शुरू इक्ता सिस्टम। मैंने बताया था, याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक, आई से इल्तुतमिश, आई से ही इक्ता सिस्टम। उसने किया था शुरू इक्ता सिस्टम, बताया भी था मैं क्या था, ठीक है। सैलरी की बजाय जो है वो जमीन के टुकड़ा दे देता था उसको, ताकि वो ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, पीसफुल मेंटेन करे। तो इक्ता सिस्टम जो था, इसने क्या किया, उसको हेरिडिटरी, he made it hereditary। एकता सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया, मतलब हेरिडिटरी का मतलब जैसे, हाँ ये मेरी जमीन है, अच्छा आगे मेरा बेटा संभालेगा, मेरा वही चीज हेरिडिटरी, वंशवाद चल पड़ा। एकता सिस्टम को हेरिडिटरी बनाने वाला, जैसे माना कि वो मेरे को मिली है तो वो आगे मेरा बेटा देखेगा, ठीक है। तो वो एक फिक्स ही हो गया, हेरिडिटरी कर दिया इसने, एकता सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में डिटेल में हम कल देखेंगे कि इसने बहुत सारी कैनाल्स बनाई, इसने वाटर इरिगेशन टैक्स लगा दिया, इसने जजिया का कंसेप्ट आएगा उसको बताऊंगा मैं, तो इसने लगाना शुरू कर दिया। तो बहुत सी चीजें हैं जो टैक्स के ऊपर इसने भी आजमाई।